एकता को बम्बई से महू आए 6 दिन हो गए थे, पर बम्बई में बिखरी हुई उसकी नींद अभी भी पकड़ में नहीं आ रही थी। आज भी रात पतली से गाढ़ी हो गई थी, पर एकता को नींद नहीं आई। उसने एक नहीं कितने ही सिगरेट पिए और अपने पहचानी हुई महक में से कितने ही गहरे सांस लेकर बीते हुए बरसों को सोचती रही। एक एक घड़ी की एक एक परत को उठाती रही और उसकी गहराई में देखती रही। रघु सभी परतों में मौजूद था, पर एक अजनबी की तरह। और उस किताब की तरह एकता को ख्याल आया, जो किताब किसी को इम्तहान देने में जरूर पढ़ी हो, बार बार उसमें सवाल ढूंढी हो, जवाब दिए हो, फिक्रें याद की हो, और फिर इम्तहान दे लेने के बाद वह किताब उसके लिए बिल्कुल किसी जरूरत की न रही हो। स्कूल कॉलेज का नहीं, मैंने जिंदगी का इम्तहान देने के लिए इस रघु को पढ़ा था, उस आखिरी सफ़े तक, जिससे आगे फिर जिल्द या गत्ता आ जाता है। अब इम्तहान खत्म हो गया है, मेरे लिए उस किताब को फिर से पढ़ने का सिलसिला भी चूक गया है। एकता सोचती रही और उससे दुखी हुई हंसी आ गई। इम्तहान में पास हुई हूँ या नहीं, इस बात का किताब से कोई ताल्लुक नहीं। और एकता के ख्याल चींटियों की कतार की तरह उसके मन की दीवार पर चढ़ते गए। सही अर्थों में यह पास वाला लफ्ज पता नहीं किसी को नसीब होता है या नहीं। जो लोग इस लफ्ज की सनद को हासिल किए दिखते हैं, कौन कह सकता है कि उन्होंने यह सनद एक जाली सनद की तरह नहीं बनाई हुई। असली और जाली सनद के भेद को सोचती एकता सोई सी उम्मीदी हो गई। इस सोई उम्मीदी हालत में उसे लगा हरि उसके पास खड़ा था। पत्थर जैसा मुंह बनाकर तू इस तरह चुप का चुप क्यों खड़ा रहता है? एकता हंसी पड़ी थी और हरि से पूछ रही थी, अच्छा भाभी, मैं पत्थर ही सही, पत्थर भी तो किसी काम आते हैं। हरि के होठ हौले से हिले। हाँ, पत्थर काम आते हैं माथा फोड़ने के। तेरा माथा तो टूटता नहीं, मैं माथा भी अपने ही तोड़ लूंगा। यह फिलॉसफी तेरे किस काम आएगी हरि? पत्थर भी अपना और माथा भी अपना। यह मेरी फिलॉसफी मेरे काम नहीं आएगी भाभी, पर एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि तेरी फिलॉसफी भी अंदर से यही है, यह तेरे भी किसी काम नहीं आएगी। मेरी फिलॉसफी? रघु तुम्हें प्यार नहीं करता, तेरा भी मेरे जैसा हाल है। आखिर में पत्थर भी तेरा रह जाएगा और माथा भी तेरा। हरि, आज तुम मेरी बात का गुस्सा करती हो, पर कभी बरसों के बाद सोचोगी। मैं सच बताऊं हरि, सोचती मैं अब भी हूँ, पर मैं यह मानना नहीं चाहती कि मैं यह सोचती हूँ। तो मेरी इसमें मदद क्यों नहीं करते? क्या मदद करूं? जितना हो सके तुम मुझसे दूर रहा कर। कभी कभी मुझे तू एक शीशे की तरह लगता है। मैं तुझे सच बताऊं, मैं अभी शीशे को नहीं देखना चाहती। मैं सचमुच रघु से प्यार करती हूँ, और अभी मैं यह भुलावा खाए जाना चाहती हूँ कि रघु भी मुझे प्यार करता है। तेरी तरफ देखकर मेरा यह भुलावा टिकता नहीं, इसीलिए तू मेरी तरफ देखना नहीं चाहती। मैं कहीं वहां चला जाऊं जहां से, मैंने यह नहीं कहा कि तू वहां चला जा जहां से तेरी खबर न आए, पर तू कुछ दूर जरूर चला जा, तेरी खबर आए पर तू। मैं न जाऊं? अच्छा भाभी, मैं एक बात तुझे बता दूं, मैं तेरे से दूर जाकर बहुत दिन जीता नहीं रह सकूंगा। एकता कांप सी गई, पर उसने हरि को कुछ कहा नहीं। हरि चला गया, पता नहीं कहाँ, पर एकता के बदन से यह सिहरन नहीं गई। कभी एकता ने यह घड़ी भी अपने सामने देखी थी, जो आज से 5 साल पहले झेली थी। पिछले 5 सालों में उसे पता नहीं था कि हरि कहाँ है। कभी उड़ती खबर की तरह भी उसने कुछ नहीं सुना था। जाने से पहले वह बहुत शराब पीने लग गया था, पर उसके बाद बिल्कुल पता नहीं कि उसने शराब कम की थी या और बढ़ा ली थी। अच्छा भाभी, पर एक बात तुझे बता दूं कि मैं तेरे से दूर जाकर बहुत दिन जीता नहीं रह सकूंगा। हरि के यह लफ्ज जब भी एकता को याद आ जाते, उसके भीतर से कुछ घसीट कर ले जाते थे। पर आज उसे जब यह लफ्ज याद आए, उसे लगा उसके अंदर बहुत गहरा कुछ टूट गया था। पत्थर जैसा मुंह बनाकर तो इस तरह चुप का चुप क्यों खड़ा रहता है? एकता के अपने कहे हुए लफ्ज ही आज उसके भीतर उसे चोट करते लग रहे थे। पता नहीं किस वक्त एकता को नींद आ गई। उसे एक अजीब सपना आया कि उसके सामने जितना भी अंधेरा था, वह बहुत बड़े फोड़े की तरह था, भरा हुआ, कसा हुआ और बड़ा सख्त। उसे हाथ नहीं लगाया जा सकता था, जैसे हाथ लगाते ही उसमें से चीजें निकल पड़ेंगी। एकता अंधेरे में खड़ी थी, पर तो भी सामने दिखते अंधेरे से परे थी।
वह सामने दिखता अंधेरा जैसे सचमुच अंधेरे से बिल्कुल अलग था। कुछ सफेद सा एकता को दिखाई दिया, सफेद सा और गीला सा। पहले एक छोटी सी बूंद जैसा, फिर कितनी ही बूंदों की तरह हौले हौले रिश्ता हुआ और एकता को लगा अंधेरे का पका हुआ फोड़ा फूट गया था। एकता कांप के जाग गई। कमरे में सुबह की रोशनी आ रही थी। खुली आंखों से पानी भराया था। उस किसी का क्या बनेगा जिसे रात का अंधेरा फोड़े की तरह लगे और सुबह की पहली रोशनी फोड़े में से रिश्ती पीव की तरह। कमरे का दरवाजा खटका। एकता के भतीजे ने एक खत उसे दिया। आंटी, यह आपका खत अभी आया है, एक्सप्रेस। एकता ने पहले भतीजे की ओर देखा। उसने स्कूल जाने वाले कपड़े पहने हुए थे। एकता को लगा उसे जागने में सचमुच देर हो गई थी। फिर उसने खत की ओर देखा। पहचाना खत उसकी सहेली प्रिया का था। प्रिया को एक्सप्रेस डालने की क्या जरूरत पड़ गई, एकता ने सोचा और अलसाई सी खत खोलने लगी। थोड़ी सी पंक्तियां थी, पर देखते देखते वह इतनी फैल गई एकता के पैरों के नीचे सारी जमीन पर बिछ गई। और एकता के पैरों ने कांप कर देखा कि उसके खड़े होने की कोई जमीन नहीं थी। लिखा हुआ था, इक्की, तू पता नहीं परेशान होगी कि नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। आज अभी मुझे पता चला है कि हरि को मरे 4 साल हो गए हैं। बदनसीब, वह तेरे से दूर जाकर पूरा बरस भी नहीं जीता रह सका। एकता ने खत से घबराकर आंखें बंद कर ली। सुबह की रोशनी बंद आंखों से बाहर भी थी और भीतर भी, पर एक थोड़े से रिश्ती सफेद पील की तरह। एकता का भाई एकता के लिए जो कुछ सोचता था उससे पूछे बिना नहीं सोचता या करता था, पर एक बात के लिए उसने एकता से नहीं पूछा। उसने कुछ कहा भी नहीं। उसने कुछ कहा भी तो सुना नहीं। बल्गारिया में एक अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक मेला हो रहा था। अरुण को बंबई की एक फर्म के साथ मिलकर इस मेले में केन और जूट का माल भेजना था। एकता को अपने फर्म का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर उसने एकता के सभी कागज तैयार कर लिए। यह सब कुछ एकता को एक परेशानी सी हो रही थी। इस समय नहीं तो आगे बरस तू मेरे काम को बहुत कुछ संभाल लेगी कि काम को किसी और शहर में एक ब्रांच खोलना चाहता हूँ। अभी पूरी तरह सोच नहीं सका कहाँ, पर उससे पहले तुझे तजुर्बा हो जाएगा। वह मेरे लिए भी उतना ही फायदेमंद होगा जितना तेरे लिए, पर इस वक्त तेरे इस जाने को मैं काम के खातिर इतना नहीं सोच रहा जितना तेरे खातिर। एक बार चाहे कुछ दिनों के लिए यह तेरा माहौल बदलना चाहिए, पर अभी मुझे कोई तजुर्बा नहीं। जाने से पहले जितने दिन भी बाकी हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं काम को समझ सकूं। फिर भी अगर मेरी जगह तो खुद जाए, यह मैं समझता हूँ इक्की, पर मैं सोचता हूँ कि तू। सीधे लफ्जों में तेरे इस सब कुछ को मैं एक एहसान। इक्की, भाई चुपसा हो गया, फिर हंसकर कहने लगा, ऑल राइट, एक सौगात समझ ले। एहसान जैसा लफ्ज कहने और सोचने के एक बहुत बड़ी बेनगी चाहिए। मेरा ख्याल है मैं बेगानगी वाली जगह खड़ी होकर यह नहीं सोच रही। फिर इतना भारी लफ्ज तू अपने ऊपर क्यों लेती है? अच्छा सौगात समझती हूँ। फिर एकता ने कुछ और नहीं कहा। एक बार अपने हाथों की ओर देखा, जैसे इतनी बड़ी सौगात को लेने के लिए अपने हाथों को तैयार कर रही हो। तलाक का लफ्ज अपने आप में किसी को किसी से खोलकर स्वतंत्र करता लगता है, पर किसी का जिक्र हमेशा अपने साथ लिए रहता है। जिक्र में वह खुद भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, दूसरों को भी स्वतंत्र नहीं कर सकता। एकता को पिछले कई दिनों से यह लग रहा था कि जो कुछ उसके इर्द गिर्द था और उतर चुका था, उसका निशान अभी बाकी था। उतरने वाली चीजें जरूरी नहीं लोहे की ही हो, सोने की जंजीर भी हो सकती है। एकता को चीज से कोई गिला नहीं था, सिर्फ उसकी जगह पड़ गए निशान को अपने में शामिल करके अभी नहीं देख सकी थी। अभी सब कुछ उसके लिए उस निशान की तरह था जिसे हाथ से छूकर देख सकती थी। मांस का उभरा हुआ हिस्सा जो बदन के साथ लगा हुआ भी था और बदन से अलग भी। वाकिफ लोगों की तरह वाकिफ स्थान भी चुप नहीं रह सकते, जरूर कुछ न कुछ पूछते हैं, कुछ न कुछ बोलते हैं। एकता के मन में एक रोशन सी लकीर खिंच गई। यहाँ कई बार मेरा भी जी चाहता है मैं अकेले हो सकूं। कोई किसी से अकेले हो सकता है, पर स्थान से अकेले कैसे हो? यहाँ नहीं, पर वहाँ कोई स्थान ऐसा नहीं होगा जो मेरा वाकिफ हो और मुझे खामोख्यात पूछता रहे।
वहाँ मैं सचमुच अकेली हो सकूंगी। और एकता को लगा उसके भाई ने कहीं उसको भीतर से समझ लिया था। और एकता ने अपने माथे पर आए हुए हल्के से पसीने को हथेली से पूछा। वह शायद पिछले दिनों से हुए बंबई वाले हादसे को भी अपने ख्यालों से पूछ रही थी। लोगों और अजनबी स्थानों के बीच अक्सर एक सुनापन होता है जिसे भरने के लिए लोग उस स्थानों का इतिहास पूछते हैं, फिर नए पुराने इतिहास का कोई सिरा वह अपने से जोड़ते हैं और फिर इस सिरे से उस सिरे तक चलती बात अजनबी लोगों को अजनबी स्थानों से रिश्ता जोड़ देते हैं। मगर यह सब कुछ एकता के लिए कभी भी जरूरी नहीं हुआ था। आज भी अपने जाने पहचाने देश से बाहर अजनबी देश में जाने के लिए एकता के वास्ते यह जरूरी नहीं था। हवाई जहाज में से दिखता बाहर का आसमान एकता को कुछ अपना सा लगा। वह जहाज के अंदर बैठी हुई भी अंदर इतनी नहीं थी जितनी बाहर अनेक बादलों में चलते हुए एक टुकड़ा बादल की तरह। ख्यालों ने भी गहरे बादलों की सूरत ले ली। बहुत से टुकड़े एकता को छूकर गुजर गए, पर 2 टुकड़े कितने देर उसके बाएं दाएं होकर उसके साथ चलते रहे। एक रघु का चेहरा था, एक हरि का। आज से 12 साल पहले की चीज, जब रघु और हरि दोनों मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, बड़े दोस्त थे, हॉस्टल के एक ही कमरे में रहते थे। एक दिन सुबह को चाय पीते हुए हरि ने घड़ी की ओर देखा और चाय का प्याला वहीं मेज पर छोड़कर उठ गया था। रघु ने कारण पूछा तो हरि ने जरा झिझक कर उसे बताया था कि उस वक्त एक लड़की बाहर के मोड़ से गुजरते अपने कॉलेज जाती है। पिछले 10 दिनों से वह उस मोड़ पर खड़े हुए उस गुजरती लड़की को देखता है। उसके साथ कोई बात नहीं करता, सिर्फ देखता है। रघु उस दिन हरि को मजाक करता रहा था, यू डैम, गो टू हेल। दोनों चेहरे इकट्ठे हुए एक दिन एकता के वाकिफ हुए थे। एक चुपचाप था, जर्द था, दूसरा ब्राइट था, अग्रेसिव था। खूबसूरती दोनों में थी। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।